हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। किरण क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। रोज की तरह आपके बीच में चौरसिया सर आ चुके हैं। जीएस और करंट से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान अब आपको इसी चैनल पे ही मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ध्यान रखिएगा, पानी से नहाने वाला व्यक्ति केवल लिबास बदलता है, लेकिन पसीने से नहाने वाला व्यक्ति इतिहास बदलता है। इसलिए कभी भी हार के पीछे डरिए मत। गलतियां उसी से होती है जो कार्य करता है, और जो कार्य नहीं करता वो उससे कभी गलती हो ही नहीं सकती। एक कहावत आपने सुनी होगी बहुत ही अच्छे तरीके से, इंग्लैंड का राजा कोई गलती नहीं करता, क्योंकि इंग्लैंड का राजा कोई भी कार्य नहीं करता। इसलिए आप एक अच्छे प्रतिद्वंदी हैं, एक अच्छे प्रतिभावान छात्र हैं। इसी कड़ी में आज हम सभी सबसे पहले तो जून महीने के महत्वपूर्ण दिवस की बात करेंगे। इसके साथ ही साथ हम आप सीखेंगे कि भारत के जो बड़े बंदरगाह हैं और जो मझोले बंदरगाह हैं, इनको इसके बाद में कई छात्रों की डिमांड की जा रही है कि महात्मा गांधी पर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो हाँ, मैं महात्मा गांधी पर एक अलग से वीडियो आपके बीच में रखूंगा, और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो सारी A to Z उसमें सारे पॉइंट आपको देखने में मिलेगा। बहुत ही जल्द मैं महात्मा गांधी का एक अलग से वीडियो। तो आइए सबसे पहले जून महीने की 4 दिवस केवल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसकी बात करते हैं। तो जून महीने का जो 4 दिवस है, पहले भैया आपका 5 जून है। 5 जून जो मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1974 1974 से इसकी शुरुआत हुई है। और 1974 से 2 बातें आप हमको बता दीजिए। सबसे पहली बात की जाए कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण जिसे राजस्थान के पोखरण में किया गया था, वो भी आपका 18 मई 1974 को किया गया था। 1974 में ही जल प्रदूषण अधिनियम आया था, और 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 को सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। यहीं से अगर हम बात करें कि जो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी 2021 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहतर करने के संदर्भ में इसमें इसकी थीम रखी गई है। पारिस्थितिक तंत्र को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहाली। पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहाली, अगर आपसे पूछे कि पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम का जनक किसे कहा जाता है? इकोसिस्टम और इकोलॉजी दोनों का ये जनक कल आप सभी हमको बताएंगे कमेंट करके। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछे दूसरा जो दिवस सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आपका 8 जून। 8 जून जो मनाया जाता है वो विश्व महासागर दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कितने महासागर हैं, तो ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको बताते हैं कि 5 हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी कभी गलती मत करिएगा। जो महासागरों की संख्या बताई गई वो 4 है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, जिसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। दूसरे नंबर का अटलांटिक महासागर, इसका आकार कैसा है? अंग्रेजी के कैपिटल S आकार का है। और तीसरा महासागर है आपका हिंद महासागर, और चौथा है आर्कटिक महासागर। तो महासागरों की संख्या 4 है। हाँ, पिछले दिनों अभी 2-4 दिन पहले ही भूगोलविद्ताओं ने एक नए महासागर के रूप में नामकरण करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी केवल और केवल हमें महासागरों की संख्या पूछी तो 4 ही बताना है। आगे अगर हम बात करें कि 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, और इसकी जो शुरुआत हुई है वो 2009 से। कब से शुरुआत हुई है? 2009 से। और इसी समय एक आया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में आया था। और इसी शिक्षा के अधिकार अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। आपका अलग से मैं शिक्षा के लिए अलग पूरा वीडियो में बनाऊंगा। फिर इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण जून महीने का दिवस है वो है 14 जून। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून। और इस बार यानी 2021 की रक्तदान दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो खून दो और दुनिया को धड़कने दो। खून दो और दुनिया को धड़कने दो, ये इस बार 2021 की थीम रखी गई है। और 2004 से
विश्व रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2004 से। फिर इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है वो 21 जून, 21 जून को जो मनाया जाता है विश्व योगा दिवस। क्या मनाते हैं 21 जून को? विश्व योगा दिवस मनाते हैं। विश्व योगा दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। अगर आगे आपसे पूछे कि विश्व योगा दिवस की शुरुआत सबसे पहले किस देश द्वारा इसकी पहल की गई, तो अपना भारत ही है। विश्व योगा दिवस के लिए सबसे पहले 2014 में पहल की गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देशों में से 177 देशों ने भारत के समर्थन में अपना पक्ष रखा था और 2015 से पहली बार योगा दिवस मनाया गया। और पहली बार योगा दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो आयोजन स्थल है दिल्ली का राजपथ। कौन सा आयोजन स्थल है? दिल्ली के राजपथ पर इसका आयोजन किया गया था। फिर इसके बाद में इस बार योगा दिवस की थीम क्या रखी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। थीम रखी गई है योगा फॉर वेलनेस। योगा फॉर वेलनेस, ये तो भारत द्वारा ये थीम निर्धारित की गई है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो वेबसाइट पर इसकी थीम रखी गई है 21 जून को योगा दिवस की, वो थीम है योगा फॉर वेल बीइंग। योगा फॉर वेल बीइंग इस बार थीम रखी गई है। तो ये जून महीने का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। अगले दिनों हर महीने का मैं एक महत्वपूर्ण दिवस आपको पूरा महीने का मैं आपको पूरा बताऊंगा, बस इसे आपको याद करने की जरूरत है। दिवस से 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दिवस को आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए। मैं आपको 2-4 दिन में पूरा याद करवा दूंगा इधर का लेटेस्ट में। फिर इसके बाद में आइए कल पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय उपमहाद्वीप की स्थलीय सीमा के बारे में। तो भारतीय उपमहाद्वीप की स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो भारत के अब वर्तमान में 18 राज्य हैं टोटल जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, और उन 18 राज्यों का मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया है। और हम लोगों ने ये भी देखा था, जैसे ये आपका लद्दाख हो गया ऊपर वाला पोर्शन, तो ये लद्दाख किस किस के साथ सीमा लगाता है? तो आपके ऐसे 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। जरा इनके बारे में देख लीजिए, यहाँ पर इस पर भी प्रश्न बनते रहते हैं। तो वो आपका सबसे पहला हो गया लद्दाख। लद्दाख के इधर में आपका कौन सा है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान इधर हो गया, ऊपर आपका अफगानिस्तान है। फिर इसके बाद में ये आपका चीन है, इधर आपका नेपाल है, ये पूरा चीन ही है, ये तिब्बत इलाका लेकर के। फिर इधर भूटान है और ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश हो गया, और इधर आपका हो गया म्यांमार। तो ये आपके भारत के पड़ोसी देश, और नीचे आपका हो गया श्रीलंका। नीचे आपका श्रीलंका हो गया, और ये आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भाग है इसी से सटा हुआ समुद्री निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। और यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, जो लक्षद्वीप के पास यहाँ पर जो बसा इसका निकटतम पड़ोसी देश लक्षद्वीप के पास वो है मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव है। अब अगर आगे आपसे बात करें कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा की लंबाई बांग्लादेश के साथ और कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। और इसके बाद में दूसरे नंबर पे चीन है, और चीन के साथ कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पर आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर। आपका अगला है नेपाल, नेपाल के साथ कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर। फिर आपका म्यांमार है, और म्यांमार के साथ कितना लगती है? 1643 किलोमीटर। फिर इसके बाद में आपका भूटान है, और भूटान के साथ कितना लगती है? 699 किलोमीटर। और लास्ट में आपका अफगानिस्तान, सबसे छोटा स्थलीय सीमा लगाने वाला जो पड़ोसी देश है वो अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ कितना लगती है? तो आपका 106 या 80 किलोमीटर, 106 या 80 किलोमीटर ये आपकी लगती है। फिर इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि हाँ चलिए बंदरगाह पर स्टार्ट होने से पहले आप हमें कुछ करंट की 2-4 प्रश्न बता दीजिए। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? फिल्म फेयर पुरस्कार की बात हो रही है, 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार।
तो वो फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है किसे? थप्पड़ मूवी को। किस मूवी को मिला है? थप्पड़ मूवी को मिला है। अगर आपसे पूछे कि 93 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो नोमालैंड। कौन सी मूवी? नोमालैंड को मिला है। फिर इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है, तो 131वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 131वां स्थान है। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? यूएनडीपी। कौन सी संस्था है? यूएनडीपी, जो कि मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। जरा बताइए आप फटाफट करके हमें कि इस बार का साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषा में मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार तो 20 भाषाओं में मिला है। कितनी भाषा में मिला है? 20 भाषा में मिला है। चलिए आप बताइए, अंग्रेजी के लिए किसे मिला है? अंग्रेजी के लिए किसे मिला है? अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। किसे मिला है? अरुंधति सुब्रमण्यम को। अरे आप भी पसीना बहाओगे ना तो आपको सफल होने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए जो एक अच्छा छात्र है, एक अच्छा विद्यार्थी है, ना तो उसे कभी गर्मी का डर रहेगा, ना तो उसे ठंडी का डर रहेगा, ना तो बारिश का। वो हर मौसम में एक जैसा रहेगा। और तुम भी, अरे अपना दिमाग तो ऐसा होता है ना जैसे पीतल का बर्तन। जैसे पीतल का बर्तन को आप जितने घिसेंगे ना उतना ही चमक उसमें पैदा होगी। और इसी तरह अपने आप को एक मांझिए और उसी तरह अपने आप को शार्पनेस लाइए और चमक जाइए और सफल हो जाइए। जी आगे देखिए, तो बात कर रहे थे कि अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है व्हेन गॉड इज ट्रैवलर रचना के लिए। व्हेन गॉड इज ट्रैवलर रचना के लिए। जबकि हिंदी के लिए किसे मिला है? हिंदी के लिए जो मिला है वो अनामिका को मिला है। किसे मिला है? अनामिका को। और इनकी रचना है टोकरी में दिगंत दियर गाथा। दो और फट से हमको बता दीजिए, 30वां व्यास सम्मान किसे मिला है? 30वां व्यास सम्मान शरद पगारे को मिला है। किसे मिला है? शरद पगारे को। और इनकी रचना है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। शरद पगारे को 30वां व्यास सम्मान पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया है। फिर इसके बाद में 30वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। किस रचना के लिए? सनातन रचना के लिए। 30वां सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। और किस रचना के लिए? सनातन रचना के लिए मिला है। आइए हम सभी अब बात करते हैं सीधे बड़े बंदरगाहों की। तो भारत में जो कार्यरत बंदरगाह है इसकी संख्या कितनी है? बड़े बंदरगाह 13 बड़े बंदरगाह है। कितने भैया? 13 बड़े बंदरगाह है और 200 छोटे या मझोले बंदरगाह है। 200 छोटे या मझोले बंदरगाह है। अब 13 बड़े बंदरगाहों में 6 तो पूर्वी तट का बंदरगाह है और 6 पश्चिमी तट का बंदरगाह और एक बंदरगाह बचा। तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो इस प्रकार टोटल कार्यरत वर्तमान में भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी? 13 है। अब यहां से अगर हम लोग बात करें, जैसे इसको देख लिए, थोड़ा सा समय कम लगे इसलिए मैंने इसको राज्य में यहाँ पर दर्शा दिया है। अगर यहीं पे आपसे देखें तो ये आपका गुजरात राज्य हो जाएगा, 60 में लिख दे रहा हूं। ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका गोवा है, ये भी आपका कर्नाटक राज्य है। कौन सा है? कर्नाटक है। ये आपका केरल राज्य है और ये आपका है तमिलनाडु और ये आपका है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है। ये आपका उड़ीसा राज्य है और ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य। तो कुल तटवर्ती राज्यों की संख्या कितनी? 9। अगर आपसे पूछे, कल ही मैंने बताया था इधर वाले पोर्शन को, पूर्वी तट के निचले पोर्शन को कोरोमंडल और उत्तरी पोर्शन को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तट के नीचे वाले पोर्शन को मालाबार तट और ऊपर वाले को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अब यहां से जैसे बड़े बंदरगाहों की बात करें तो आइए एक एक बंदरगाह के बारे में हम सभी देखते हैं। तो बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में कच्छ के खाड़ी के पास में यहां पर है जो बंदरगाह, उसका नाम क्या है? कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह।
और ये यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आयात किया जाता है। कांडला बंदरगाह पर ज़्यादा से ज़्यादा में, जैसे आपका उर्वरक, फर्टिलाइजर और कुछ केमिकल, रासायनिक वगैरह जो है यहाँ पर आयात किया जाता है। हालांकि मैं अभी आपको अलग से भी बता दूंगा, वो छोटे बंदरगाहों, उसकी बड़े बंदरगाहों में काउंटिंग नहीं की जाती है। वो बंदरगाह है आपका रासायनिक बंदरगाह, भारत का एकमात्र रासायनिक बंदरगाह, जिसका नाम क्या है? तो भारत का जो एकमात्र रासायनिक बंदरगाह है उसका नाम क्या है? आपका क्या नाम रखा गया है? तो वो नाम रखा गया है दाहेज बंदरगाह। यही गुजरात में ही है भारत का एकमात्र रासायनिक बंदरगाह। फिर इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें तो कांडला बंदरगाह की बात करें, तो जो कांडला बंदरगाह है ये गुजरात में है और इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। पंडित दीनदयाल बंदरगाह, और है कहाँ भैया? गुजरात में। गुजरात ही भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी तटवर्ती सीमा वाला राज्य है और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर नेशनल पार्क आपका यहीं पर स्थित है। आपका नल सरोवर है और आगे उस पर बात होगी। तो चलिए बात करते हैं गुजरात का। फिर आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो बंदरगाह है उसका नाम मुंबई है। मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला यहीं पर एक स्थित है दूसरा, नहावा सेवा। नहावा सेवा, अगर बात की जाए कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो नहावा सेवा। और नहावा सेवा बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और नहावा सेवा बंदरगाह का जो निर्माण किया गया वो मुंबई बंदरगाह की भार क्षमता को कम करने के लिए किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं, गोवा में स्थित है मार्मा गोवा। मार्मा गोवा बंदरगाह है और यहीं पर जुआरी नदी के तट पर है। जुआरी नदी के तट पर है। और जानते हैं गोवा से जो भी होता है यहाँ से निर्यात किया जाता है, और निर्यात किस देश को किया जाता है? तो गोवा से। तो सबसे पहले यहाँ देखें कि ये किस नदी के मुहाने पर है? जुआरी नदी के मुहाने पर। एक प्रश्न बनता है कि मांडवी और जुआरी किस राज्य की नदी है? तो वो गोवा राज्य की नदी, मांडवी और जुआरी। तो मार्मा गोवा नामक बंदरगाह कहाँ से है? किस नदी के मुहाने पर है? जुआरी नदी के मुहाने पर। दूसरी चीज कि भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य भी आपका गोवा है। और आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का राज्य आपका गोवा है। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो बंदरगाह है कर्नाटक, न्यू मंगलुरु। न्यू मंगलुरु बंदरगाह है। चूंकि कर्नाटक में एक लौह अयस्क खान है कुद्रेमुख। कौन सी है? कुद्रेमुख लौह अयस्क खान है। यहाँ से लोहे का निर्यात किया जाता है न्यू मंगलुरु बंदरगाह से। फिर आगे बढ़ते हैं तो केरल के तट पर कोचीन बंदरगाह, ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट का नहीं है, तो एक पूर्वी तट का ले लेगा। अभी मैं पूर्वी तट की पूरी बात कर रहे हैं। तो बंदरगाहों की, बड़े बंदरगाहों की संख्या 6 हो गई होगी। 1 2 3 4 5 6। तो ये पश्चिमी तट के 6 बंदरगाह। अब देखते हैं यहाँ पर, चलिए। तो यहाँ पर भैया आपका तूतीकोरिन जो कार्यरत बंदरगाह उसकी बात हो रही है। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन इधर लिख दे रहा हूं, हो सकता ना दिखे। तूतीकोरिन जो है ये भारत का सबसे छिछला बंदरगाह, इसलिए बड़े पोत जो है ये मन्नार की खाड़ी के पास स्थित है। एक प्रश्न बनता है कि भारत से श्रीलंका किसके द्वारा अलग होता है? तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से श्रीलंका अलग होता है। तो तूतीकोरिन यहाँ पर एक छिछला बंदरगाह है और बड़े शिप यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। छोटे छोटे शिपों के माध्यम से सामान को यहाँ से एक्सपोर्ट और वहाँ पर लाया जाता है। दूसरी चीज कि यहाँ पर मछली खूब पकड़ी जाती, इसलिए मत्स्य पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, यानी मत्स्य बंदरगाह के नाम से भी इसे जाना जाता है तूतीकोरिन। एक प्रश्न बनता है कि भारत का वर्तमान में बड़ा बंदरगाह जो कार्यरत है उसका नाम क्या है?
तो यहीं पर है कन्याकुमारी जिले के पास, जिसका नाम इनायम बंदरगाह है। क्या बंदरगाह नाम है? इनायम बंदरगाह, जिसका निर्माण किया जा रहा है तमिलनाडु में। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं तो यहीं पर एन्नौर बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह को चेन्नई का सहायक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। एन्नौर बंदरगाह को, ये इसी कड़ी में कभी कभी इसका क्रम पूछ लेता है, आपका दक्षिण से उत्तर की ओर पूर्वी क्रम में। फिर इसके बाद में चेन्नई बंदरगाह जो है भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। और इसका सहायक बंदरगाह किसे कहा जाता है? एन्नौर बंदरगाह कहा जाता है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो बंदरगाह है उसका नाम विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम बंदरगाह ये देश का सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह। और एक प्रश्न इस पर बनता है कि इसके पीछे कौन सी पहाड़ी है? नोट कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन बना है। विशाखापत्तनम बंदरगाह के पीछे डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे स्थित है। डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है। डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे स्थित बंदरगाह का नाम क्या है? विशाखापत्तनम। और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कौन सा? आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन हुआ, तो राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और इसका गठन कब होता है? तो 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन होता है। फिर इसके बाद में आपका उड़ीसा में जो बंदरगाह पाया जाता है वो कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। यहां से आपका जो झारखंड राज्य है और उड़ीसा राज्य है, यहां से लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है। पारादीप बंदरगाह द्वारा जो भी यहां से लौह अयस्क होता है वो जापान देश को निर्यात किया जाता है। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो। किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। फिर इसके बाद में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो कोलकाता बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह जो है ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। ये समुद्र के तट पर नहीं है बल्कि हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। ये आपका कोलकाता बंदरगाह। आप हमें फटाफट बताएं कि हल्दिया या कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल कर क्या किया गया है? जैसे जब उसका नाम बदल करके कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल किया गया था तो खूब प्रश्न बना था, ऐसे ही आपके एग्जाम में इस पर भी खूब प्रश्न बनेगा कि इस